आज हम बात करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन है, कुछ इसी टाइप का होता है क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है जिसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस होती है। इसके ऊपर साइड में कंप्रेशन, नीचे साइड में टेंशन। और जब रीइंफोर्समेंट केवल टेंशन साइड में प्रोवाइड होता है तो उस टाइप के बीम को हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो उस टाइप का बीम जो होता है वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होता है। अगर यही जो बार हैं अगर कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड किए जाएं, यानी कि टेंशन में भी और कंप्रेशन दोनों साइड में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस टाइप के बीम को हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, केवल आपका टेंशन साइड में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड है, तो ये कहलाएगा आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बीम के अंदर बात करी थी, तो बीम को डिजाइन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, पहला है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा लिमिट स्टेट मेथड, तीसरा अल्टीमेट लोड मेथड और चौथा है पैराबोलिस्टिक मेथड ऑफ डिजाइन। लेकिन ये दो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल स्टार्टिंग वाले दोनों आपके सिलेबस में, और इसी के अंदर बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे हम लिमिट स्टेट के अंदर। अब देखिए लिमिट स्टेट मेथड के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि लिमिट स्टेट क्या होता है। लिमिट स्टेट के अंदर बस अगर सिंपल समझना चाहें आप तो बस यही है कि इसके अंदर हम लोड को बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लोड को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लोड जो होता है उसको बढ़ा देते हैं और मटेरियल की स्ट्रेंथ, यानी कि मटेरियल स्ट्रेंथ जो होती है उसको कम कर देते हैं। तो वही हमारा लिमिट स्टेट मेथड कहलाता है। लोड को कैसे बढ़ाएंगे? अगर मान लो कोई लोड दे रखा है 20 किलोमीटर, उसके अंदर मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 का, यानी कि फैक्टर लोड बना देते हैं उसको, तो ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, तो लोड बढ़ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर है, अगर मान लीजिए स्टील का ग्रेड दे रखा है आपको, स्टील का ग्रेड क्या है, कोई भी ग्रेड हो सकता है, 250 FY, 415 FY, 500 FY, तो ये FY है, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो ये आता है 0.87 FY। तो यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो गया, मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो गई। भाई FY था, अब FY में मल्टीप्लाई किया 0.87 यानी 1 से कम वैल्यू, 1 से कम वैल्यू का किसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, उससे कम मिलती है हमें। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो गई और लोड को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया है। तो ये आपका कहलाता है लिमिट स्टेट मेथड। अब नेक्स्ट है, अब इसको पढ़ लेते हैं, पॉइंट क्या है इसके अंदर। The object of the design based on the limit state concept is to achieve an acceptable probability that a structure will not become unstable and in its lifetime for the use for which it is intended, that is it will not reach a limit state। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक लिमिट स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो a structure with appropriate degree of reliability should be able to withstand safely, यानी कि जो रिलायबिलिटी की जो डिग्री है उसके अंदर एप्रोप्रिएट जो भी रिलायबिलिटी की डिग्री है उसको क्या कर लेता है, ये आसानी से सेफ तरीके से उसको बियर कर लेता है, विदस्टैंड कर लेता है। ऑल लोड्स दैट आर रिलायबल टू एक्ट ऑन इट थ्रू आउट इट्स लाइफ एंड इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द सबस्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स सच एज लिमिटेशन ऑन डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो इसके अंदर क्या है कि जो लाइफ टाइम है इसका, उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, कुछ डिफ्लेक्शन होती है, क्रैकिंग होती है, तो उनको क्या करता है, ये बियर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड ऑल्सो बी एबल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सीडेंट सच एज फायर्स, एक्सप्लोजन एंड लोकल फेल्यूर। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेट करके रखता है किस में, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सीडेंट और उसके बाद में, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है उसी दौरान या फिर उसके बाद में, सच एज जैसे कि भाई फायर्स लग गई, एक्सप्लोजन हो गया या फिर कोई लोकल फेलियर हो गया उसके अंदर। दैट इज लिमिट स्टेट मस्ट बी कंसिडर इन डिजाइन टू एंश्योर एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी। यानी कि ये दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी पूरी देता है, और सर्विसेबिलिटी यानी कि सर्विस भी अच्छी देता है। Next point, the most important of these limit state which must be examined in design are as follows। तो कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर इनको कंसीडर किया जाता है। किसमें? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। कोलैप्स के अंदर कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी बेसिकली दो ही चीजों में ये डिजाइन किया जाता है। तो कोलैप्स के अंदर क्या होता है? कोलैप्स के अंदर इन चीजों को कंसीडर किया जाता है, फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर और टोर्जन। दिस स्टेट इज करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। दिस स्टेट करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। इससे क्या स्टेट होता है कि इससे क्या होता है, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी को ये बियर कर सकता है, यानी कि लोड की जो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है उसके अंडर ये काम कर सकता है। अब है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली और डबली रीइंफोर्स्ड फ्लैंज बीम। तो जैसा मैंने बताया था कि भाई कोई भी बीम है, कोई क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर एक ही साइड में रीइंफोर्समेंट है, सिंगली रीइंफोर्समेंट, डबल दो साइड में है तो डबली रीइंफोर्समेंट बीम, सिंगली और डबली रीइंफोर्स्ड फ्लैंज बीम। फ्लैंज बीम क्या कौन सा होता है? कुछ इस टाइप का होता है। ये यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा दी जाएंगे। इस टाइप का बीम जो होता है वो फ्लैंज बीम कहलाता है। इसमें भी दो तरीके होते हैं, सिंगली और डबली के। नेक्स्ट है सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। इन सिंगली रीइंफोर्स्ड simply supported beams or slabs reinforcing steel bars are placed near the bottom of the beam or slabs where they are most effective in resisting the tensile stresses। यानी कि इसमें केवल एक ही वहां पर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही होती हैं। तो वो कहां आ रही होती हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस? वो बॉटम में ही आएंगी। अब देखिए कल बात कर रहे थे हम इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या होगा? पहले सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन है ये हमारा, इसकी ये विड्थ है, ये विड्थ है और ये डेप्थ हो गई। अगर यहाँ इससे इसके टॉप फाइबर से लेकर के और रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इफेक्टिव डेप्थ नाम देते हैं। अगर ऊपर टॉप से लेकर के बिल्कुल बॉटम तक की जो डेप्थ होती है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम टोटल डेप्थ नाम देते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर जो ये दे रखा है ये थोड़ा सा गलत है। ये यहाँ से नहीं आएगा, स्मॉल डी आएगा इसके सेंटर से, ठीक है। ये विड्थ होता है। अब ये जो न्यूट्रल एक्सिस, इसके अंदर क्या है कि 4 रीइंफोर्समेंट डले हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 और 4। ये 4 रीइंफोर्समेंट है जिसको AST से रिप्रेजेंट किया गया है। AST मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील, है ना। अब ये तो सेक्शन हो गया। दूसरा है स्ट्रेन और तीसरा है स्ट्रेस। यानी इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। तो स्ट्रेन डायग्राम के अंदर बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेन, इसको ये प्रूफ स्ट्रेन लेकर के चलते हैं। प्रूफ स्ट्रेन कितनी होती है? 0.002। कंप्रेशन साइड में ले रहे हैं अभी हम, और लेकिन कोड कहता है कि इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है वो टॉप फाइबर पे होती है और टॉप फाइबर पर 0.0035 होती है ना। और इसके नीचे जो होता है टेंशन जोन में मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है वो 0.87 FI/ES प्लस 0.002। ES क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब ये है आपका, ये हो गया आपका स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम क्या है? स्ट्रेस डायग्राम कि भाई देखो यहां तक अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की, तो कंप्रेशन साइड में बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन साइड में यहां तक ये जो होता है ये इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, X1 और X2। यानी कि जो X था इसी को X1 और X2 में डिवाइड कर लिया। जो X2 का मतलब कि यहां तक जहां पर 0.002 है उससे नीचे का पोर्शन ये है। तो जहां तक ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जो डायग्राम बनता है इसका स्ट्रेस डायग्राम ये रेक्टेंगुलर बनता है, और इससे नीचे लेकर के और न्यूट्रल एक्सिस तक का जो बनता है ये पैराबोलिक शेप आती है। तो यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से अगर ऊपर बात करें तो दो टाइप की शेप बनती है इसमें, एक रेक्टेंगुलर और एक पैराबोलिक। रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक शेप को लेकर के हम डिजाइन करते हैं। तो इसका कहीं सीजी होगा, इन दोनों का X1 और X2 के बीच में कहीं सीजी होगा, उसको हम, तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर C1 निकालेंगे, इससे नीचे C2 निकालेंगे, यानी कि इससे ऊपर ही बात करेंगे, C2 और C1 निकालेंगे और C2 और C1 के बीच में कहीं ना कहीं आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स होगा, उसको ऐड कर देंगे तो वो कौन सा होगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स होगा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कहीं बीच में एक्ट हो रहा होगा यहाँ पर C1 और C2 में। नीचे जो होगा, नीचे टेंसाइल जोन में ये स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस जो होती है ये कितनी है 0.0446 FCK, 0. यहाँ पर होती है 0.87 FI। ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 0.87 FI कैसे आया भाई, FI है, FI को डिवाइड कर दिया 1.15 से तो ये वैल्यू आएगी 0.87 FI।
क्यों किया है? क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं। देखो हमने कहा ना लोड को बढ़ा देते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर क्या होता है, कंक्रीट का कंक्रीट एफसी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, इसको डिवाइड कर दिया 1.15 से, सॉरी 1.5 से, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का क्या होता है 1.5 होता है, तो इसकी वैल्यू आती है 0.67 एफसी की। अब दोबारा डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो ये वैल्यू आएगी 0.45 या फिर 0.446 एफसी की। इसको इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम मान करके चलते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो अब अगर मैं आगे बात करूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गई सही से तो फिर आगे कुछ नहीं है, आगे बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए जैसा कि ये एक्स है, इसके अंदर दिखाया गया ना, एक्स क्या है, बी क्या है, डी क्या है, ये सारी चीजें। एक्स क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, बी क्या है, ब्रेथ ऑफ सेक्शन है, डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन है। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द नॉर्मल फोर्सेस, दैट इज, कौन कौन से नॉर्मल फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कंप्रेशन फोर्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बी क्या है, ब्रेथ ऑफ सेक्शन, ब्रेथ ऑफ सेक्शन, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। The depth of neutral axis can be obtained by considering the equilibrium of the normal forces, that is, तो जो depth of neutral axis है उसको हम कैसे करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इक्विलिब्रियम किसको, कंप्रेशन और टेंशन को। जो टेंशन की वैल्यू है, जो कंप्रेशन फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कंप्रेशन और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टेंशन, उन दोनों को कंपेयर कराएंगे। कंपेयर करने से हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी, जिस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू होगी। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एक तरीके से क्या होता है, फोर्स क्या होता है भाई, हम क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कंप्रेशन में। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हम कंक्रीट के अंदर बात करें तो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस कितना है, 0.36 एफसी के, और एरिया क्या है, बी इंटू एक्स। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन साइड में रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे ही टेंशन साइड में स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस क्या है 0.87 एफवाई, और एरिया क्या है एएसटी या एटी जो भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करा देंगे, दोनों कंपेयर कराएंगे, 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.87 एफआई इंटू एएसटी। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारे लिए क्या होगी, यही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल क्यों नहीं, एक तो होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्स यू लिमिट, और एक होता है एक्स। दो चीजें हमारे पास, तो हमने इन दोनों को निकाल क्यों नहीं, हम इसको इस वजह से निकाल रहे हैं ताकि हम एक सेक्शन डिफाइन कर सकें। सेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मान लीजिए ये एक्स है और ये एक्स यू लिमिटिंग है, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग है तो हमारा सेक्शन अंडर इनफोर्स कहलाता है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है एक्स यू लिमिटिंग से तो ओवर इनफोर्स कहलाता है। अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग है तो बैलेंस सेक्शन कहलाता है हमारा। ये कौन सा सेक्शन कहलाता है, बैलेंस सेक्शन कहलाता है।